कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा किसी भी काम के पहले होने से पहले स्टार्ट होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें टोटल कॉस्ट का कंप्यूटेशन करना है। तो वो कंप्यूटेशन आखिर कैसे होगा, ये हमें बताता है कॉस्ट। कॉस्ट को कंप्यूट कर लिया, असरटेन कर लिया, तो हम सोच सकते हैं ना सेल प्राइस कितना होगा प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके। तो एस्टिमेशन ऑफ सेल प्राइस। भैया जब आपने असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कर लिया और एस्टिमेशन ऑफ सेल प्राइस कर लिया, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट। तो आप इजीली एस्टिमेशन कर सकते हैं प्रॉफिट को भी। अगर आपको कॉस्ट के बारे में पता है और आपको सेल प्राइस के बारे में पता है, तो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है या फिर कितने रुपए का हमें लॉस होने वाला है। राइट। उसके बाद अगर मैं आगे की बातचीत करूं, एक बार मैंने कॉस्ट को डिसाइड कर लिया, फ्यूचर के अंदर कॉस्ट मेरे पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। इन फ्यूचर हो सकता है कि मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना हो, कि मैंने सोचा इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को 10 रुपए ही लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो जब मैं काम भी करूंगा रियलिटी के अंदर, एक्चुअलिटी के अंदर, तो अगर मैंने वो 10 रुपए के अंदर अंदर बना ली, तो मैंने कॉस्ट को प्रॉपर वे में कंट्रोल कर लिया। तो कॉस्ट का चौथा और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट का इसके अगला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब ये कंट्रोल और रिड्यूस में क्या फर्क है, पहले वो समझो। हमने कॉस्ट का एस्टिमेशन किया कि भैया कॉस्ट लगनी चाहिए 5 रुपए की, लेकिन जब रियलिटी में वर्क परफॉर्म हुआ तो एक्चुअल में कॉस्ट लगी 5 रुपए ही। मतलब जितना सोचा था उतना ही लगा। तो यहां पर हो गया कॉस्ट का कंट्रोल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम किया, 4 साल के बाद बोला हमें प्रॉफिट बढ़ाना है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या तो सेल प्राइस को इंक्रीज कर दो या कॉस्ट को डिक्रीज कर दो। सेल प्राइस को इंक्रीज किया तो समस्या, क्योंकि लोग परचेस नहीं करेंगे। कॉस्ट को डिक्रीज करना है तो कॉस्ट को डिक्रीज तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके और चैलेंज करके स्टैंडर्ड को, इस 5 रुपए की कॉस्ट को कैसे ना कैसे करके 4.5, 4.8, 4.9 लेकर के आएंगे। कितना लाएंगे? 4.5, 4.8, 4.9। तो जितना सोचा उससे कम कर दिया ना, स्टैंडर्ड को चैलेंज करके, उसको बोलते कॉस्ट को रिड्यूस करना। और कॉस्ट का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसीजंस लेने हैं। तो डिसीजन आखिर किस बियाफ पे लिए जाएं, कैसे लिए जाएं, तो वो पूरा का पूरा काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। राइट। नोट कीजिएगा यहाँ तक। वेट फॉर अ सेकेंड। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है सभी को? अगला टॉपिक समझो।
आज मैं अब आपको सेकंड टॉपिक जो बताने जा रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कि आखिर ये जो कॉस्ट होती है ना वो कितने तरीके की होती है। उसके अंदर सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चीजों को समझना। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लग करके वो फिनिश गुड्स के अंदर रेडी होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मटेरियल आ गया। मटेरियल के आने के बाद लेबर, लेबर लगेगी, वही तो फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगी। लेबर, प्रोडक्ट को बनाने में कुछ अदर एक्सपेंसेस भी तो लगेंगे, जैसे रेंट हो गया, डिजाइन के चार्जेस हो गए, ऑफिस सैलरी हो गई, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, हो गए एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट के बनने में ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, और एक होता है एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट के बनने में मटेरियल का रोल होता है 50 to 60%। किसी भी प्रोडक्ट के बनने में लेबर टोटल कॉस्ट का होता है 25 to 30%, और अदर एक्सपेंसेस का रोल होता है 10 to 15%। राइट, नोट करो, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। हो गया, चलो आगे। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। अब ये क्या बोलता है, ढंग से समझना। ये बोलता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले समझना डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। किसी भी प्रोडक्ट के बनने से पहले जो कॉस्ट मुझे पर यूनिट अवेलेबल हो, मुझे ये माउस बनाना है तो मुझे पहले से ही पता है इसके अंदर कितनी प्लास्टिक लगेगी, कितनी चिप्स लगेंगी। मुझे रिमोट बताना बनाना है तो एक रिमोट में लगने वाला कितना मटेरियल होगा पहले से पता है। लेबर वाला बोलेगा मैं एक रिमोट बनाने के इतने रुपए लूंगा, बनने से पहले ही पता है। तो कॉस्ट विच इज अवेलेबल बिफोर प्रोडक्शन पर यूनिट। भैया मेरे को बोला गया कि प्रोडक्ट के अंदर मैंने जिस प्लेस को यूज कर रहा हूं वहां पे लगता है रेंट। मेरे को बोला गया आप कितने भी यूनिट बना लो, आपको रेंट देना पड़ेगा 2 लाख रुपए का। मैं प्रोडक्शन करूंगा तो भी 2 लाख, और करूंगा तो भी 2 लाख। अगर मैंने 10,000 यूनिट बनाए तो पर यूनिट रेंट हो गया 2 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो अराउंड 20 रुपी। 20,000 बनाए तो 10 रुपी। ठीक है, अगर 5,000 बनाए तो 40 रुपी।
तो पर यूनिट का पता लगेगा आफ्टर प्रोडक्शन। बिफोर प्रोडक्शन पर यूनिट पता है तो वो है डायरेक्ट, और आफ्टर प्रोडक्शन पर यूनिट पता है तो वो है, तो कॉस्ट विच इज, अभी रुकना, अवेलेबल पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन। क्लियर पहली बात? ये इजीली कैलकुलेट हो सकती है, साथ में ये इजीली कंट्रोल की जा सकती है। ये हमेशा हमारे पास बल्क में अवेलेबल रहेगी, नॉट इजी टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता जल्दी से। राइट, नोट इट। देखो, मैंने बात की कॉस्ट की, इसको मैंने डाला दो कैटेगरी में, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी, मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगी, एक्सपेंसेस भी होंगे। प्रोडक्ट को बनाना है तो प्रोडक्ट के ऊपर जो मटेरियल है, फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने के लिए फर्नीचर के ऊपर लगने वाला वुड हमेशा डायरेक्ट होता है, उसके ऊपर लगने वाली आयरन हमेशा डायरेक्ट होती है। लेबर है तो भैया जो लेबर की वेजेस होगी डायरेक्ट होगी। एक्सपेंसेस है, किसी भी तरीके के डिजाइन के चार्जेस हो गए, किसी भी तरीके की रॉयल्टी हो गई, ये हमेशा डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट की बात करूं, उसके अंदर भी मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगी, एक्सपेंस होगी। क्या आप किसी भी फर्नीचर के ऊपर लगने वाला गम, फेविकॉल दिखता है? कितना लगेगा, पक्का है क्या? किसी पे ज्यादा लगेगा, किसी पे कम लगेगा। जो लेबर वेजेस लेता है वो अपने साथ में कुछ हेल्पर रखता है, क्या उसका अमाउंट फिक्स होता है? पर यूनिट इतना लेगा नहीं ना, उसको तो एक फिक्स पूरे मंथ की सैलरी देगा। ज्यादा यूनिट बन गए तो पर यूनिट कम हो जाएगा, कम यूनिट बनेगा तो पर यूनिट ज्यादा हो जाएगा। हेल्पर की सैलरी, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो बेसिक सा, रेंट का। तो मतलब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इस इनडायरेक्ट का दूसरा नाम होता है ओवरहेड्स, ऊपर के खर्चे। जब अपन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन तीनों का जब भी टोटल करते हैं तो ये कहलाएगी प्राइम कॉस्ट, या फिर आप बोल लो डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल। वहीं जब इस मटेरियल की, एक्सपेंसेस की, लेबर
इन सभी के तीनों के टोटल को मैंने अभी अभी आपको बताया, आप बोलते हैं ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स भी तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले खर्चे, लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले खर्चे। राइट। आगे बात सभी की समझ में, नोट करो। डन। चले आगे। थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितने तरीके की होती है, समझदा बात को। यहां पर कॉस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है वेरिएबल कॉस्ट। देखो, अपन को यूनिट्स बनाने हैं 10, 20, 30, 40, 50। अपनी कॉस्ट एक यूनिट को बनाने की फिक्स है 20 रुपए। 10 बनाएंगे तो भी 20 पर यूनिट की, 20 बना लो, 30 बना लो, 40 बना लो, या फिर 50 बना लो, पर यूनिट कॉस्ट। अब निकालेंगे अपन टोटल कॉस्ट। 200, 400, 600, 800, 1000। तो यहां आपने देखा कॉस्ट विच इज पर यूनिट फिक्स increases when units increases or decreases when units decreases. Simple. There is positive relation. यहाँ पे सीधा सीधा कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। हाउ पॉजिटिव? प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट हो गया, यूनिट बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, यूनिट कम होंगे तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। बात आ गई समझ में? इस कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर दूसरी आती है फिक्स कॉस्ट। सेम यूनिट हमें बनाने हैं, हमारा रेंट फिक्स है, 1000 रुपए लगेगा। अब मैं चाहे कितने भी यूनिट बनाऊं, रेंट तो 1000 रुपए लगेगा पर यूनिट। 100 हो गया, 50 हो गया, 33.33 हो गया, 25 हो गया। हुआ क्या, कॉस्ट विच इज टोटली फिक्स डज नॉट चेंज। ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट तो फिक्स है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, बट पर यूनिट
inversely related with units. That is, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर यूनिट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। आ गई ये वाली बात भी समझ में? करो इन दोनों को नोट। चलो आगे। अब एक और होती है बिहेवियर के अकॉर्डिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट which neither total fix nor per unit fix। न तो उसका टोटल फिक्स होगा और ना ही उसका पर यूनिट फिक्स होगा। यूनिट्स 10, 20, 30, 40। कॉस्ट 1000, 1200, 1400, 1600। टोटल फिक्स है क्या? नहीं। पर यूनिट निकाल लो। 100, 60, 46.67, 40। ना तो टोटल फिक्स आया और ना ही पर यूनिट फिक्स आया। ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है फिक्स कॉस्ट के प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। मतलब इस 1000 रुपए में फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और वेरिएबल भी इंक्लूडेड है। अब अपन अलग कैसे कर सकते हैं? इस 1000 में से फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है, तो उसके लिए अपन एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है हाई एंड लो मेथड। ये बोलता है सबसे पहले कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कैसे निकलेगी? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। कोई से भी दो लेवल ले लो, कितने का चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है? तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई है? 20 रुपए की। अब निकालो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट 20 है, कोई सा भी लेवल ले लो, 10, 20, 30, 40, 10 ले लेते हैं। कितने रुपए आ गई? 200। लास्ट में निकलती है फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। 1000 थी, वेरिएबल कितनी है? 200। कितना आ जाएगा? 800। इस लेवल पे देखो, 1200 में से 800 तो फिक्स हो जाएगी। वेरिएबल कितनी है? 20 यूनिट की, तो पर यूनिट कितनी आएगी? 20 आ गई ना, 20 ही। आई बात समझ में पूरी पूरी? नोट करो।